नमस्कार दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है। भारत ने पड़ोस में दी चीन को बड़ी मात। बांग्लादेश के अहम बंदरगाह पर मिला संचालन का अधिकार। बदल जाएगा खेला चीन की, निकल जाएगी सारी की सारी हेकड़ी। जी हां, भारत ने चीन को हराकर स्ट्रेटेजिक मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल का अधिकार जीत लिया है। बताएंगे कितनी बड़ी कामयाबी है ये अपने भारत के लिए, जिसका सालों साल से था इंतजार। तो वही बताएंगे। एक साथ दो खुशखबरी मिली है। दरअसल दूसरी खुशखबरी है चाबहार पोर्ट को लेकर भारत ने कर दिया इसको लेकर बड़ा ऐलान। तो वहीं चीन 9 साल से दे रहा था नेपाल को धोखा, तो एक्शन में आए पीएम ओली खुद हाईवे बनाएगा। अब नेपाल ड्रैगन को दे दिया तगड़ा झटका। तो वहीं बताएंगे इस देश ने कट्टरपंथी इस्लाम को मानने वाले मुस्लिम संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया। कौन है वो देश, किसने लिया है ये बड़ा फैसला? तो वहीं बांग्लादेश ने ममता बनर्जी की शिकायत मोदी सरकार से की। जी हाँ, बताएंगे क्या कहा बांग्लादेश ने, क्या शिकायत की है ममता बनर्जी की। एक से एक बड़ी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और लगातार भारत का विकास चाहते हैं तो सामने लाइक का बटन दबा दीजिए। साथ ही साथ पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में आप लोग जय हिंद का नाम मत भूलिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां भारत ने चीन को हराकर स्ट्रेटेजिक मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल का अधिकार जीत लिया। दोस्तों, बहुत बड़ी कामयाबी मिली है भारत को। पड़ोस में चीन को बड़ी मात दी अपने भारत ने। बांग्लादेश के अहम इस बंदरगाह का संचालन का अधिकार ले लिया है। बता दें कैसे बदलने वाला है सारा का सारा एकदम से खेल। बता दें बांग्लादेश में अपना असर बढ़ाने में जुटे चीन को भारत ने अपनी एक चाल से करारी मात दे दी है। भारत ने बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह के एक टर्मिनल पर संचालन का अधिकार हासिल कर लिया है। हिंद महासागर और बांग्लादेश में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच विश्लेषक इसे भारत की रणनीतिक जीत बता रहे हैं। भारत ने हाल के दिनों में वैश्विक समुद्री दौड़ में चीन का मुकाबला करने के लिए विदेशी बंदरगाहों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। मोंगला बंदरगाह पर भारत की पहुंच इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चटगांव के बाद बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। मोंगला पोर्ट के सौदे का विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। हाल के वर्षों में ये तीसरा बंदरगाह है जिसके संचालन का अधिकार भारत को हासिल हुआ है। इसके पहले भारत ने ईरान के चाबहार और म्यांमार के सिटवे बंदरगाह पर परिचालन का अधिकार हासिल किया है। इनमें से चाबहार बंदरगाह का पूरा विकास ही भारत ने किया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार मोंगला पोर्ट के टर्मिनल का संचालन इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड यानी IGPL के माध्यम से किया जाएगा। जी हाँ, बता दें इस बंदरगाह का सौदा पिछले महीने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की 2 दिवसीय भारत यात्रा के बाद हुआ है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। ऐसे में दोस्तों चीन पीछे पड़ा था इसका संचालन हासिल करने के लिए, इस पोर्ट का संचालन हासिल करने के लिए। लेकिन भारत ने अपने कूटनीति से एक बार फिर बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली। ऐसे में चीन को सिर्फ धक्का ही नहीं दोस्तों बौखला भी उठा होगा चाइना ये खबर सुनते ही। तो वहीं आपको बता दें कैसे भारत को दो खुशखबरियां एक साथ मिली है। दरअसल भारत ने चाबहार पोर्ट के लिए भी बड़ा ऐलान कर दिया है। अमेरिका की धमकी को दरकिनार कर दिया अपने भारत ने। चीन पाकिस्तान को दिया तगड़ा झटका। दरअसल ईरान और भारत में मई में ही चाबहार पोर्ट को लेकर बड़ी डील की गई थी। ये डील ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के कार्यकाल के दौरान हुआ था। इसके कुछ दिन बाद ही हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी जान चली गई। अब भारत को चाबहार पोर्ट का 10 साल चलाने का संचालन करना है। हालांकि इस डील को लेकर अमेरिका समेत कई देशों ने भारत पर दबाव बनाया था, लेकिन भारत सरकार ने इसको दरकिनार कर दिया। मंगलवार को आए आम बजट में भी इसको लेकर कुछ ऐलान किए गए। सरकार ने बजट में चाबहार पोर्ट के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। ये चाबहार पोर्ट भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके जरिए चीन को दरकिनार किया जाएगा। साथ ही पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को भी इग्नोर करके अफगानिस्तान पर प्रभाव डाला जाएगा। बता दें डील के तुरंत बाद अमेरिका ने दी थी भारत को बड़ी धमकी, इनडायरेक्टली धमकी दी थी नाम लिए बिना। अमेरिका ने कहा था कि ईरान के साथ कुछ सौदों पर विचार करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रतिबंधों के जोखिम के बारे में पता होना चाहिए। इसके बावजूद भी दोस्तों भारत ने जोखिमों की चिंता ना करके अपने भारत देश की चिंता की, भारत के नागरिकों की चिंता की। ऐसे में भारत की इस मोदी सरकार के कूटनीति की अगर आप भी सराहना करते हैं तो कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं बड़ी खबर बता दें चीन 9 साल से दे रहा था धोखा, तो एक्शन में आए पीएम ओली अब खुद हाईवे बनाएगा। नेपाल ड्रैगन को कड़ा संदेश। जी हाँ, चीन की सरकार नेपाल से दोस्ती के तमाम दावे करती है, लेकिन जब बात पैसा खर्च करने की होती है तो वो टाल मटोल करने लगता है। चीन की सरकार पिछले 9 साल से वादा करने के बाद भी अरानी को हाईवे पूरा करने के लिए वित्तीय और तकनीकी मदद नहीं दे रही थी। अब नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार ने चीन को कड़ा संदेश देते हुए खुद ही इस हाईवे प्रोजेक्ट को पूरा करने का फैसला किया है। नेपाल के एक सांसद और कई अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। चीन ये भी चाहता है कि नेपाल BRI प्रोजेक्ट को मंजूरी दे, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई फैसला ना हो सका। इससे भी चीन नेपाल की सरकार से खुश नहीं है। साल 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति राम वरण यादव की यात्रा के दौरान
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 16 अरब नेपाली रुपए देने का वादा किया था ताकि 115 किलोमीटर लंबे अरानी को हाईवे को अपग्रेड किया जा सके और ट्रांसपोर्ट ढांचा बनाया जा सके। नेपाली अधिकारियों के मुताबिक चीन की सरकार ने नेपाली सामानों और लोगों के आने जाने पर बहुत कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। चीन सीमा के पास बसे नेपाली लोगों का कहना है कि चीन की सरकार को दलाई लामा के मानने वालों का डर सताता रहता है। अब ऐसे में 9 साल से धोखा खाते हुए एक्शन में आ गए हैं पीएम ओली और अब खुद संभाल लिया है इस हाईवे को बनाने की कमान। तो वहीं बड़ी खबर बता दें, जर्मनी ने कट्टरपंथी इस्लाम को मानने वाले मुस्लिम संगठन पर लगा दिया प्रतिबंध। जी हां, जर्मनी के आंतरिक मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि उसने इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग एसोसिएशन और उसके सहायक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि उनका कहना है कि ये कट्टरपंथी इस्लामवादी लक्ष्यों का पीछा करता है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अदालत के आदेश पर कार्रवाई करते हुए बुधवार को सुबह 8 जर्मन राज्यों में अधिकारियों द्वारा संगठन के 53 परिसरों की तलाशी ली गई है। हैम्बर्ग स्थित IZH के अतिरिक्त, जिसमें जर्मनी की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक शामिल है जो अपने फिरोजा रंग के लिए जानी जाती है, फ्रैंकफर्ट, म्यूनिख और बर्लिन स्थित इसके उप समूहों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं बता दें, बांग्लादेश ने ममता बनर्जी की शिकायत मोदी सरकार से की, कहा संबंध अच्छे हैं लेकिन उनकी ये बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बता दें, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार को एक कूटनीतिक नोट भेजा है जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान को लेकर गहरी आपत्ति जताई गई है। बांग्लादेश ने भारत सरकार को जो डिप्लोमेटिक नोट भेजा है उसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान का विरोध किया गया है जिसमें उन्होंने बांग्लादेशी शरणार्थियों को आश्रय देने की बात कही थी। बांग्लादेश में इस वक्त सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के खिलाफ छात्रों ने आंदोलन कर रखा है और ये आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर आशंका जताई गई है कि इस आंदोलन के अंत में देश में शरणार्थी संकट शुरू हो सकता है। अभी तक इस विरोध प्रदर्शन में 160 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और हिंसा की आग लगातार ही फैलती जा रही है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की विदेश मंत्री हसन महमूद ने कहा कि ममता बनर्जी की टिप्पणी लोगों में भ्रम पैदा कर सकती है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रति पूरे सम्मान के साथ मैं कहना चाहूंगा कि हमारे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध है, हमारे बीच गहरे संबंध है, लेकिन उनकी टिप्पणियों ने कुछ हद तक भ्रम पैदा कर दिया है और गुमराह होने की गुंजाइश है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे के बारे में एक राजनयिक नोट के माध्यम से भारत सरकार को सूचित किया है। दोस्तों, यह बयान पश्चिम बंगाल की सीएम की तरफ से बांग्लादेश में हिंसा से प्रभावित लोगों को आश्रय देने की पेशकश के बाद आया है। जी हाँ, वैसे में बांग्लादेश के साथ अभी मोंगला बंदरगाह को लेकर बड़ी खबर आई ही थी कि भारत ने बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह के एक टर्मिनल पर संचालन का अधिकार हासिल कर लिया है। अब ऐसे में क्या ममता बनर्जी ऐसी बातें कह करके क्या भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में खटास पैदा करना चाहती हैं? आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, बताइएगा जरूर, क्योंकि आपको याद होगा बांग्लादेश के साथ जो नदी बहती है उसको लेकर भी ममता बनर्जी हस्तक्षेप करने की कोशिश करती है। केंद्र सरकार को कोई भी फैसला नहीं लेने देती, डायरेक्ट फैसला बांग्लादेश के साथ। ऐसे में इस बयान को आप लोग किस नजरिए से देखते हैं, अपनी राय बच दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मुठभेड़ में एक आतंकवादी हुआ ढेर, अपना जवान भी घायल। जी हां, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच रात भर मुठभेड़ हुई जिसमें एक आतंकवादी मारा गया और एक जवान घायल हो गया। कुपवाड़ा जिले के लोलाब इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया गया। भारतीय सेना के चिनार कोर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कुपवाड़ा के कोवूत इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष इनपुट के आधार पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा 23 जुलाई से 24 जुलाई तक एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया गया था। 24 जुलाई को संदिग्ध गतिविधि देखी गई और सतर्क सैनिकों द्वारा चुनौती दी गई, जिसके जवाब में आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। आगामी गोलीबारी में एक आतंकवादी को मार गिराया गया और एक एनसीओ घायल हो गया। ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो वहीं बता दें, बजट में हुआ ऐसा ऐलान की बढ़ गई चीन की बेचैनी, ड्रैगन की हेकड़ी पर लगेगी लगाम, नंबर 1 बनेगा हिंदुस्तान। जी हां, मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया है। बजट 2024 के ऐलान को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो चुका है। तो वहीं मोदी सरकार ने बजट में एक ऐसा फैसला किया जो चीन के होश उड़ाने वाला है। जी हां, मोदी सरकार के इस ऐलान से चीन को बड़ा झटका देने वाला है। सरकार के इस फैसले से दुनिया भर के कंपनियों के लिए भारत चीन का बड़ा ऑप्शन यानी विकल्प बनकर उभरेगा। दरअसल भारत सरकार ने बजट में विदेशी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने का प्रस्ताव रखा है। अब आपको बता दें, आखिर बजट में हुए इस ऐलान से चीन को कैसे तगड़ा झटका लगेगा। दरअसल बजट में सरकार ने विदेशी कंपनियों के कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा कि देश की आवश्यकता के हिसाब से विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स को 40% से घटाकर 35% करने का प्रस्ताव रखा जाता है। सरकार के इस फैसले को स्ट्रेटेजिक तौर पर बड़ा कदम माना
जा रहा है। ये फैसला विदेशी कंपनियों को भारत की ओर ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करेगा, वहीं भारत को चीन का विकल्प बनने में मदद करेगा। विदेशी कंपनियों के सामने चीन +1 का ऑप्शन मिल सकेगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें बजट में विदेशी कंपनियों के कॉर्पोरेट टैक्स में कमी के प्रस्ताव से चाइना की बेचैनी बढ़ सकती है। विदेशी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स कम करने के फैसले से कंपनियों को भारत में पैसा लगाने में मदद मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं बता दें काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर क्रैश हुआ विमान, प्लेन में सवार 19 में से 18 की मौत की खबर। जी हाँ, नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार सुबह उड़ान भरने के दौरान एक निजी एयरलाइन कंपनी सौर एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 19 लोग सवार थे। इनमें 18 लोगों की मौत की बात सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विमान पोखरा जा रहा था और सुबह करीब 11 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हवाई अड्डे पर तैनात एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि विमान के पायलट को अस्पताल लेकर जाया गया है। आपको बता दें, जमीन से टकराने से पहले दाई ओर की ओर झुका प्लेन, उसके बाद सीधे जाकर के जमीन से टकराया और टकराते ही ब्लास्ट हो गया, या यूं कहें कि पलक झपकते ही आग का गोला बन गया ये प्लेन, और 19 लोग सवार थे जिसमें 18 की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं बता दें बड़ी खबर, भारत का पहाड़ जैसा रक्षा बजट देख घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, कहा हम तो बहुत पीछे रह गए, अब पाकिस्तान है खतरे में। जी हां, भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को इस साल का केंद्रीय बजट संसद में पेश किया है। बजट में सबसे ज्यादा पैसा रक्षा मंत्रालय को दिया गया। रक्षा मंत्रालय को 6.22 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा करीब 1,05,518 करोड़ रुपए स्वदेशी कंपनियों से रक्षा उत्पादों की खरीद पर खर्च किया जाएगा। बीते वर्षों में भारत ने लगातार अपनी रक्षा बजट पर बढ़ाया और सैन्य मजबूती पर काम किया है। वैसे में इस बजट पर भारत के अहम दो पड़ोसी चीन और पाकिस्तान की भी नजर है। दोनों ही देशों से भारत के रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने तो वीडियो जारी करते हुए भारत के बढ़ते रक्षा बजट पर प्रतिक्रिया दे दी। कमर चीमा का कहना है कि पाकिस्तान के लिए यह यकीनी तौर पर परेशानी की बात है कि भारत अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है। चीमा ने कहा कि भारत का रक्षा बजट करीब $75 अरब का है और वो चीन से मुकाबले की तैयारी कर रहा है। हालांकि चीन का रक्षा बजट $225 अरब का है, जो भारत से काफी ज्यादा है, लेकिन इस सब में पाकिस्तान कहीं नहीं है। पाकिस्तान का डिफेंस बजट सिर्फ $15 अरब का है। इस बजट के साथ पाकिस्तान कैसे भारत का मुकाबला कर लेगा? भारत ने नेवी, आर्मी और एयरफोर्स यानी हर जगह खुद को मजबूत किया है। दोस्तों तो वहीं बता दें, पाकिस्तान की मदद से फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी चुरा रहा है चाइना, ऐसे झोंक रहा आंखों में धूल। दरअसल जुलाई 2024 में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई वायुसेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने अपना दूसरा संयुक्त सेनाभ्यास शुरू किया, जिसे फाल्कन शील्ड के नाम से जाना जाता है। इस सेनाभ्यास ने वॉशिंगटन को टेंशन में डाल दिया और चिंता खासकर इस बात को लेकर है कि चीन कहीं इस फाइटर जेट की खुफिया जानकारियां ना जुटा ले। हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन शिनजियांग के रेगिस्तान में नकली अमेरिकी विमानों और एयरक्राफ्ट कैरियर पर नकली हमले कर रहा है। 29 मई की तारीख वाली इन तस्वीरों में एक मॉडल एयरक्राफ्ट कैरियर और अमेरिकी स्टील्थ लड़ाकू विमानों से मिलते जुलते जेट विमानों की 20 से ज्यादा तस्वीरें सामने आई थी, जिसको लेकर सैन्य विशेषज्ञों ने संकेत दिया कि चीनी पीएलए वायुसेना के पायलट कथित तौर पर अमेरिकी F-35 और F-22 विमानों की प्रतिकृतियों और हवाई हमले का अभ्यास कर रहे हैं। तो दोस्तों वही बता दें, कमला हैरिस को भारत की बेटी होने की क्या मिल रही है सजा? ट्रंप कर रहे पर्सनल अटैक, कभी नौकरानी तो कभी पागल, और अब ऐसी बात कह दी। बता दें, जनमत सर्वेक्षणों से पता चलता है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले जो बाइडेन की तुलना में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन उनके खिलाफ रिपब्लिकन हमले अब तेज होते जा रहे हैं। यहां तक कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में भी हैरिस रूढ़िवादी हमलों की तीव्र बौछार का निशाना बनी है, जिसमें अन्य बातों के अलावा उन पर राजनीतिक प्रमुखता हासिल करने के लिए चरित्र हनन का भी आरोप लगाया गया है, जो सत्ता में महिलाओं के खिलाफ एक आज गाली है। कई सर्वे में कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। राइटर्स इप्सोस की पोल में तो कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप से 2 पॉइंट आगे भी निकल चुकी है। जी हालांकि अब उनके ऊपर पर्सनल अटैक शुरू हो चुका है। कभी उन्हें हिलेरी क्लिंटन की नौकरानी कहा जा रहा है, तो कभी उनके नाम का मजाक बनाया जा रहा है, तो कभी उन्हें पागल कहा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है, उनका भारतीय कनेक्शन है, क्या इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप उन्हें टारगेट कर रहे हैं? मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को लेकर कहा कि कमला हैरिस जिस चीज को छूती है उसे बर्बाद कर देती है, तो वहीं उनके नाम को चिढ़ाते हुए कहा कि कमला हैरिस नहीं बल्कि लिन कमला उनका नाम। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस वाकई में डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर दे पाएंगे, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, बिहार विधानसभा में विपक्ष पर फूट पड़ा सीएम नीतीश का गुस्सा, कहा सुनोगे नहीं हम तो सुनाएंगे। जी हाँ, बिहार में आज जबरदस्त हलचल है। पटना में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आज पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कानून व्यवस्था को लेकर बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से विधानसभा मार्च निकाला जा रहा था। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। दूसरी तरफ बिहार विधानसभा में आज विपक्ष पर नीतीश का गुस्सा फूट पड़ा। आरक्षण के मुद्दे पर महागठबंधन के नेताओं ने नीतीश कुमार सरकार की घेराबंदी की और बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्षी विधायक नए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे थे। ऐसे में
में विपक्ष के विधायकों पर नीतीश कुमार भड़क गए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सारी पार्टियों को साथ लेकर मेरी पहल पर जातिगत गणना कार्रवाई करी गई थी। आप लोग बैठकर इस पर चर्चा नहीं करते, ना ही सुनना चाहते हैं। तो वहीं दोस्तों, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।